पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछा गया था कि मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है, तो ये आप लोगों का बृहस्पति में आप लोगों का उपस्थित है। बृहस्पति के वायुमंडल में सर्वाधिक मीथेन उपस्थित रहता है। सेकंड आप लोगों से पूछा गया था एक खगोलीय इकाई निम्न में से जो है बीच की औसत दूरी है, तो खगोलीय इकाई चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी को आप लोग खगोलीय इकाई कहते हो। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसने ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका आंसर जो है आप लोगों का एस चंद्रशेखर आप लोगों का राइट आंसर होगा, सी वाला। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती। जिस रात में तेज हवा चलती है उस रात में ओस नहीं बनती, भले ही सर्दी हो। तो इसका रीज़न क्या है कि ठोस से सीधा वाष्प बनने की प्रक्रिया आप लोगों का ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो डी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है। तो मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है। आर्द्रता क्या रहता है, हम गर्मियों के दिनों में चिपचिपा महसूस करते हैं ना, वो आप लोगों का आर्द्रता, नमी जिसको हम कहते हैं। नमी और आर्द्रता में थोड़ा सा हल्का सा अंतर रहता है, तो हम उमस जिसको कहते हैं ना। तो इसका रीज़न क्या है, वो क्या कारण से जो है आप लोगों का परेशानी देता है। जो आर्द्रता जो रहती है, पसीना का आर्द्रता के कारण बाष्पीकरण नहीं होता है, इसके चलते हमको उससे परेशानी होती है। तो सी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदल जाता है, तो बताइए भाई, क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदल जाता है उसको आप लोग क्या कहते हो। तो पहाड़ों पर पानी क्या है 100 से भी कम पर उबलने लगता है, इसका मूल रीजन क्या है भाई। उसका मूल रीजन ये है कि ऊपर जाने पर जो है आप लोगों का दाब जो है, वायुमंडलीय दाब जो है घटने लगता है, जिसके चलते पानी जो है जल्दी उबलने लगता है ना। वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है जिसके चलते पानी जल्दी उबलने लगता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो प्रकाश का रंग बताइए किसके द्वारा निश्चित किया जाता है। यहाँ पर जो आप लोगों का तरंग है राइट आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 3 मूल रंग ये हैं, तो 3 मूल रंग आपको बताना है कौन कौन से वो रंग हैं। इसमें जो आप लोगों का बी वाला राइट आंसर हो गया। अगला क्या कह रहा था, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है। तो बताइए सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश आप लोगों कौन सा है। रमा लेट कैसे हो गई। देखो सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य आप लोगों का रहता है वो बैगनी रंग का रहता है। बैगनी रंग तरंग दैर्घ्य का मतलब देखो, जैसे जैसे देखो तरंग दैर्घ्य जिसका कम रहता है उसका विचलन अधिक होता है, ठीक है, और जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसका विचलन कम होता है। जैसे कि आप लोग देखोगे इस तरीके से आप लोगों का वर्णक्रम जो निकलता है, तो बैगनी नीचे आता है, तो उसका विचलन कितना अधिक है कि प्रकाश की किरणों को यहाँ से निकलना था और निकल यहाँ से रही है। तो ये विचलन कोई तो दर्शा रहा है कितना मतलब मुड़ गया अपने आप से ना, समझ रहे हो बात को। तो ये प्रकाश का अपने मार्ग से भटक जाना, वो आप लोगों का मुड़ जाना, ये आप लोगों का किसको दर्शाता है, ये आप लोगों का दर्शाता है आप लोगों के विचलन को। जिसका विचलन अधिक होता है उसका तरंग दैर्घ्य कम रहता है। तो बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है, तो बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य सबसे कैसा रहता है, तरंग दैर्घ्य कम रहेगा, है ना। हाँ बैजानी है पिनाला, ओके। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जब प्रकाश के लाल हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है, तो लाल हरा और नीला जिसको हम मूल रंग के नाम से अभी मैंने आपको पीछे बताया था, तो फिर आप लोगों को कौन सा रंग प्राप्त होगा। बताइए लाल हरा और नीला को समान अनुपात में मिलाओगे तो कौन सा रंग आपको प्राप्त होगा। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो आप लोगों का श्वेत प्रकाश जिसको हम कहते हैं। यदि सफ़ेद की जगह श्वेत होता ना तो भी आप लोगों का राइट आंसर हो जाता है। ये सफ़ेद प्रकाश इसको हम कहेंगे। एक्चुअल में क्या है कि जो है नीला हरा और लाल जो आप लोगों का रहता है वो मूल रंग रहते हैं, इनसे मिल करके आप लोगों का श्वेत प्रकाश बन सकता है, ठीक है। ये आता है अगला क्वेश्चन आप लोगों को कहता है कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो बताइए कैमरे में किस प्रकार का लेंस जो है आप लोगों का उपयोग में लाया जाता है। तो कैमरे में लेंस का जो प्रयोग है आप लोगों का उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल लेंस उसको जूम आउट या पिक्सल सेट करने में काफ़ी मददगार रहता है, इसीलिए कैमरे में उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में आते हैं, तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण जो है आप लोग प्रयोग में लाते हो बताइए, और इसका कारण कोई बता सके तो वो भी बताइए। देखो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण जो रहता है वो चीज़ों को सूक्ष्म बारीक तरीके से बड़ा जो है दिखाने में सहयोगी रहता है, इसीलिए दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सुनार भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करता है, ठीक है। अगला क्या है आप लोगों का क्वेश्चन,
मानव आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो मानव आँख की जो रेटिना रहती है उस पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, बताइए कैसा बनता है। ऑप्शन के अनुसार जो है तो मानव आँख की रेटिना कैसा प्रतिबिंब बनाती है। तो मानव आँख की रेटिना की बात करेंगे तो ये जो आप लोगों का जो है वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब जो है बनाने का काम करती है। तो ए वाला इसमें आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या रहता है, इसमें वास्तविक व उल्टा आप लोगों का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना पूरा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होना चाहिए। तो ये जब मैंने आपको ग्लास पढ़ाया था, सॉरी लेंस और मिरर पढ़ाया था, तब मैंने आपको ये बताया था। तो इसका आंसर दीजिएगा। देखो 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक लंबाई जो आप लोगों की है वो 7.75 मीटर, मतलब सीधा सीधा यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट काम कर रहा है कि कोई भी वस्तु अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो उसकी लंबाई का आधा दर्पण तो होना ही चाहिए। कम से कम जैसे 6 फुट का कोई व्यक्ति है तो 3 फुट का दर्पण होना चाहिए जब वो अपने आप को पूरा देख सकेगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। तो बताइए कोई लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति उसको किस कंडीशन में उसको ये महसूस करता है कि मैं काफ़ी वजनदार हो गया हूँ। बताइए लिफ्ट में यदि कोई व्यक्ति बैठा है और जब वो एक समान त्वरित गति से ऊपर जाता है तब उसको ऐसा महसूस होता है कि उसका वजन बढ़ गया है। तो बी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। तो बताइए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के उतने ही करीब है। और उसी कारण से एक और काम रहता है कि वहाँ पर जा कर के हमारा वजन जो है कितना हो जाता है 1/6। तो फिर गुरुत्वाकर्षण कितना होना चाहिए ये आप बताइए। देखो आपका जो रहता है वो 1/6 ग्रेविटेशनल जो एरिया रहता है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक रहता है, इसी के कारण जो है आप लोगों का भार जो है चंद्रमा पर जाकर के 1/6 कम हो जाता है। जैसे पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार 60 किलोग्राम है और चंद्रमा पर जाकर के सिर्फ कितना बचेगा 6 ही बचेगा, क्योंकि 1/6 जो आप लोगों का चला जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, यदि किसी ऐनक के लेंस पर 2 डायोप्टर हो तो उसके फोकस की दूरी कितनी होगी। यदि लेंस जो आप लोगों का है उसका पावर 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, बता दीजिए भाई उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। चलो कोई बात नहीं, आपको 20 सेकंड पूरा मिलेगा, मुझे इतना पता है। देखो लेंस न्यूनतम किसी वस्तु को न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर रहती है कि नहीं। तो यदि लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी इसकी कितनी रहेगी 25 × 2 मतलब 15 सेंटीमीटर आप लोगों का रहेगा। ठीक है, सी वाला आप लोगों का राइट आंसर होगा। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग, अपारदर्शी मतलब जिसमें से कोई भी किरण आर पार नहीं जा सकती है, उस रंग के कारण होती है जिससे वह कोई वस्तु किस रंग की तब दिखती है जिससे वह क्या करती है। देखो ये आपने से वो बोल रहा है कि कोई भी जो अपारदर्शी वस्तु है वो कोई भी वस्तु पारदर्शी मतलब नहीं, कोई वस्तु उस रंग की तभी दिखाई देती है जब उसे वो जो है परावर्तित नहीं करती है। ठीक है, परावर्तित नहीं करती का मतलब ये नहीं है कि उसको अवशोषित कर लेती है। ठीक है, परावर्तित और अवशोषण में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है, तो फिलहाल आप लोगों को ये टिक करना है कि परावर्तित नहीं करती है। ठीक है, सी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। अगला आप लोगों का क्या कंडीशनल है, ये कंडीशनल आंसर रहेगा। यदि इसमें ये वाली लाइन नहीं होगी तो उस कंडीशन में आप अवशोषित करता है वो वाला भी आंसर टिक कर सकते हो। ठीक है, लाल कांच को सबसे अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा। तो लाल रंग के कांच को यदि गर्म करेंगे तो कैसा दिखाई देगा बताइए। तो वो लाल रंग के कांच को यदि गर्म किया जाता है तो वो हरा रंग का हो जाता है। बहुत ज़्यादा लाल रंग के कलर को कांच को गर्म किया जाएगा तो वो हरे कलर का हो जाएगा। इसमें बी वाला आप लोगों का राइट आंसर होगा। जब एक्स किरणें उत्पादित होती हैं तब क्या रहता है, क्या हो जाता है। कोई भी सही नहीं दे पाया इसको। तो देखो लक्ष्य का ताप जब स्थिर रहता है तब जाकर के एक्स किरणें जो आप लोगों का उत्पादित होती हैं। तो सी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा सौर मंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है। बताइए आपका सौर मंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है। हमारा सौर मंडल जो है मंदाकिनी में स्थित है। तो बी वाला आप लोगों का राइट आंसर होगा। भोर का तारा किसे कहते हैं, बताइए भाई भोर का तारा किसको कहते हो आप लोग। शुक्र जो आप लोगों का रहता है शुक्र ग्रह, जिसको हम भोर का तारा भी कहते हैं, ये सुबह सुबह आप उठोगे तो जस्ट आपको चंद्रमा के बगल में देखने को मिलेगा। सी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर है। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है। तो बताइए आकाश में सर्वाधिक चमकदार तारा आप लोगों का कौन सा है। तो सबसे चमकदार तारा जो आप लोगों का रहता है वो साइरस आप लोगों का रहता है। तो डी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है बताइए।
देखो बृहस्पति का अध्ययन करने वाला जो आप लोगों का था 28 वाले के अकॉर्डिंग, वो आप लोगों का वाइजर प्रथम जो आप लोगों का था, वाइजर प्रथम जो छोड़ा गया था उपग्रह, वो बृहस्पति के अध्ययन करने के लिए छोड़ा गया था। तो डी वाला इसमें आप लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन जो आप लोगों का है, टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन जिस ग्रह का उपग्रह है उसका बहुत बड़ा उपग्रह है, वो सबसे बड़ा उपग्रह में गिना जाता है। बताइए कौन से ग्रह का उपग्रह है वो? टाइटन जो है शनि का एक बहुत ही बड़ा विशाल उपग्रह है। तो सी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। और जो है सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के हैं। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बताइए भाई, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बिना उपग्रह वाला ग्रह जो आप लोगों के दोनों ही हैं। आपके मन में रमा जी कुछ आ रहा होगा। बिना उपग्रह वाला ग्रह आप लोगों के दोनों ही, सी वाला इसमें राइट आंसर रहेगा। आयरिस, आयरिस का क्या काम होता है? बताइए, आयरिस जो आप लोगों की रहती है आँख में, उसका काम क्या रहता है ये आपको बताना है। बताइए भाई, क्या काम रहता है आयरिस का? आयरिस जो आप लोगों का रहता है, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कहीं ज़्यादा प्रकाश चला जाएगा तो आप लोगों की रोशनी भी जा सकती है। ठीक है, तो आप लोगों का ए वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या रहता है? निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो उसके निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए। देखो, निकट दृष्टि दोष में क्या रहता है? पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो दूर की वस्तुएं यदि स्पष्ट दिखाई देने हैं तो क्या करना पड़ेगा? लेंस जो प्रकाश निकलता है उसको फैलाना पड़ेगा। और फैलाने का काम कौन करता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस करता है। तो भाई देखो, मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन उसको दूर ले जाना है। दूर ले जाने के लिए प्रकाश को फैलाना पड़ेगा। और उत्तल लेंस क्या काम करता है? इकट्ठा करने का काम करता है। तो उत्तल लेंस तो नहीं लगेगा, हमें तो प्रकाश को फैलाना है, तो अवतल लेंस लगेगा। अवतल लेंस इस तरीके का रहता है। ठीक है, समझ पा रही हूँ मिस रमा? ठीक है, इसमें आप लोगों का अवतल लेंस काम करेगा, क्योंकि हमें प्रकाश को दूर तक पहुँचाना है। निकट दृष्टि दोष में क्या रहता है? निकट दृष्टि से निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? अब बताइए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? पिछले वाले का आंसर जो आप लोगों का है उत्तर लेंस, इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? 34 नंबर का आप लोग क्वेश्चन बताइए। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए जो है आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? तो बताइए किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? देखो, वायुमंडल नहीं है तो जो है तीनों में तो आप लोगों का वायुमंडल है, ABC में। ठीक है, हाँ, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह आप लोगों को कौन सा है? बताइए भाई, सौर परिवार का ठंडा ग्रह आप लोगों को कौन सा है? सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह जो आप लोगों का है वो आप लोगों का नेपच्यून है। तो नेपच्यून इसमें आप लोगों का डी वाला जो राइट आंसर रहेगा। सर्वाधिक दूरी पर है, वहाँ पर प्रकाश की कोई किरण भी नहीं पहुँचती है। ठीक है, इसके चलते वो ठंडा क्या बर्फीला ग्रह है वो। तो किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है? किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है? बताइए। देखो, पश्चिम से उगता है तो वो शुक्र आप लोगों का है। ठीक है, सी वाला आप लोगों का ऐसा ग्रह है जिसमें जो है सूर्य जो है पश्चिम से आप लोगों का उगता है। तो शुक्र इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। बलयुक्त ग्रह आप लोगों का देखा होगा, टीवियों में देखा होगा वैसे तो बलयुक्त ग्रह कौन सा है? बताइए भाई कौन सा है? बलयुक्त ग्रह की बात कर रहा है तो शनि जो आप लोगों का है बलयुक्त ग्रह रहता है। बी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? बताइए, ध्रुव तारा जो आप लोगों का है वो किस दिशा को इंगित करता है? ध्रुव तारा सुबह सुबह आप लोग देखते हो। ध्रुव तारा जो है किस दिशा को इंगित करता है? तो ध्रुव तारा जो आप लोगों का रहता है वो उत्तर दिशा की ओर दिशा निर्देश जो है बताता है। तो सी वाला इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा। शुष्क सेल आप लोग कौन सा सेल है? प्राथमिक सेल, द्वितीय सेल। देखो, दो ही प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, वैसे लिख दिया है। प्राथमिक सेल वे रहते हैं जिनको रीयूज नहीं किया जा सकता है, द्वितीय सेल जिनको रीयूज किया जा सकता है। तो आप लोग बताइए, शुष्क सेल आप लोग कौन सी श्रेणी में रखना चाहोगे? देखो, प्राथमिक सेल जो आप लोग का है प्राथमिक सेल की श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि इसको एक बार यूज़ करने के बाद पुनः यूज़ नहीं किया जा सकता है। ए वाला इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा। हाँ, एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, शुष्क सेल क्या रहता है? शुष्क सेल के अंदर रासायनिक
क्रियाएं होती हैं, रासायनिक क्रिया जो इसमें भरी रहती है, तो एक बार जो शुद्ध सेल का प्रयोग करते हैं उसको एक बार चार्ज नहीं कर सकते, एक बार प्रयोग कर लिया फिर उसको पुनः रीयूज़ नहीं कर सकते। द्वितीयक सेल वो रहते हैं, सीसा संचयक सेल आप लोगों का द्वितीयक सेल के अंतर्गत आता है, वोल्टीय सेल आप लोगों का हो गया, इनको क्या है एक बार यूज़ करने के बाद पुनः यूज़ किया जा सकता है, लेकिन प्राथमिक सेल को एस्वस्थ सेल को पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता। ए वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। ओके अर्जुन भाई, टॉर्च के सेल इज कॉल्ड सीसा। हाँ, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिससे लोहा सुरक्षित हो सके। चढ़ाई जाती है भाई, कई दफ़े चढ़ाई। लोहे के ऊपर यदि जिंक की परत या किसी भी धातु पर किसी अन्य धातु की परत चढ़ाई जाती है तो उसको हम गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ए वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। ओके, वैद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए? तो बताइए, वैद्युत अपघटन संबंधी नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए? वैद्युत अपघटन संबंधी नियम जो है माइकल फैराडे के द्वारा दिए गए थे। बी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। और वैद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में, विद्युत फ्यूज में जो फ्यूज तार इस्तेमाल किए जाते हैं वो किस मिश्र धातु के बने रहते हैं, और मिश्र धातु में साथ साथ क्या ऐसा रहता है जिसके चलते वो फ्यूज तार का काम करते हैं? बताइए। इसमें जो आप लोगों का सी वाला राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? बताइए। देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो सर जे थॉमसन इनका पूरा नाम था, जे थॉमसन। तो ए वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। इसके लिए एक छोटा सा पूरा का पूरा ईट पर नाचो वाला मैंने एक्सप्लेन किया था। ई से इलेक्ट्रॉन थे, था से थॉमसन, है ना, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड और ना से न्यूटन, चा से चैडविक, इस तरीके से उसका वो फुल फॉर्म रहता है। इलेक्ट्रॉन वजन करता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है कितना वजन करता है बताइए, उसका मतलब किस तरीके से उसका द्रव्यमान मापा रहा है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन जो है 1 यूनिट ऋण आवेश के अनुसार जो है वजन करता है। ए वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। ऐसे प्रोटॉन जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न रहते हैं, परमाणु क्रमांक जो है समान रहते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न रहते हैं, आप लोग क्या कहलाते हैं? बताइए क्या कहलाते हैं वो? देखो, समस्थानिक क्या कहलाते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न रहते हैं, आप लोग समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया? सर्वप्रथम किसने बताया कि ब्रह्मांड लगातार जो है बढ़ता जा रहा है? एडविन हब्बल ने सर्वप्रथम जो है ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है ऐसे कथन उनके द्वारा दिए गए थे। डी इसमें आप लोग, वी आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। कोपरनिकस को ज्ञाता कहा जाता है लेकिन उन्होंने ऐसा कोई कथन नहीं दिया था। ठीक है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादन किया? तो बताइए, ग्रहों की गति संबंधी नियम किसके द्वारा दिया गया? ग्रहों का जो है गति संबंधी नियम केपलर के द्वारा दिया गया था। तो केपलर ने ग्रहों के 3 नियम दिए थे। ठीक है, इसमें डी वाला आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी जो आप लोगों का है अन्य ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सबसे पहले यह किसने कहा था? पृथ्वी और अन्य ग्रह जो रहते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह कथन सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो बताइए, यह कथन सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? कोपरनिकस इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा, सी वाला। कोपरनिकस ने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। ठीक है, और आज के लास्ट 2 क्वेश्चन जो आप लोगों के ये हैं कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो उस तत्व का आप लोग नाम बताइए, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में तत्व जो पाया जाता है वो हाइड्रोजन पाया जाता है। तो हाइड्रोजन आप लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन आपके समक्ष, तारों का सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो तारों के लिए सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? अब सूर्य भी तो आप लोगों का एक तारा ही है ना। चलिए, इसका डायरेक्टली ही आंसर बता दिया जाता है आप लोगों को। सूर्य व जो है तारों व सूर्य के ओर जो है आप लोगों का ऊर्जा का मूल स्रोत जो आप लोगों का रहता है वो नाभिकीय संलयन रहता है, नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन और हीलियम की सूर्य के अंदर क्रिया रहती है जिसके चलते ऊर्जा उत्सर्जन होता है आप लोगों का। तो नाभिकीय संलयन की क्रिया रहती है, नाभिकीय संलयन आप लोगों का ए वाला जो इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। मैं आशा करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा, है ना। इसका रिवीजन वीडियो जो आप लोगों को है यूट्यूब पर उपलब्ध हो जाएगा। यूट्यूब चैनल का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। मेरा यूट्यूब चैनल जो है MCG अकेडमी है, ये आप लोग देख सकते हो। यूट्यूब चैनल का नाम मेरा MCG अकेडमी है। ठीक है, और अनअकैडमी प्रोफाइल प्रमोद सिंह रावत जिस नाम से फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोगों को आशा करता हूँ वीडियो को आप लोगों को शेयर जरूर करना है ना।